इतिहास में कुछ युद्ध मैदान में नहीं बल्कि परछाइयों और सायों में लड़े गए, ऐसे युद्ध जिन्हें दुश्मन देख भी नहीं पाता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में ऐसे गुप्त हथियारों और जासूसों का विस्तार से वर्णन मिलता है, जहां साधु, व्यापारी, कलाकार और यहां तक कि भिखारी के रूप में एजेंट दुश्मन के राज्य में भेजे जाते थे। उनका काम सिर्फ जानकारी लाना नहीं था, बल्कि सही समय पर दुश्मन को भीतर से तोड़ देना था। चाणक्य के अनुसार सत्ता की असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि जानकारी और धोखे में छिपी थी। व्यापारी बनकर एजेंट दुश्मन के दरबारों में घुसते थे और कभी-कभी एक नर्तकी या दासी किसी साम्राज्य के अंत की शुरुआत बन जाती थी। दुश्मन के मंत्रियों को खरीदना, सेनापतियों के बीच अविश्वास फैलाना और सही समय पर एक ऐसी चिंगारी लगाना जिससे पूरा राज्य अंदर से टूट जाए, यही उनका असली काम था। हत्यारे सिर्फ विष कन्याएं नहीं थीं। चाणक्य की व्यवस्था में तीक्ष्ण और सत्री जैसे हत्यारों का भी जिक्र मिलता है। तीक्ष्ण वे थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन पर आत्मघाती हमला करते थे, जबकि सत्री भेष बदलने में माहिर होते थे। कभी ज्योतिषी, कभी साधु, तो कभी व्यापारी बनकर वे दुश्मन के सबसे सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाते थे। सुश्रुत संहिता और अर्थशास्त्र में ऐसे गुप्त हथियारों का भी वर्णन मिलता है, जैसे जहरीली अंगूठियां, धुएं वाले बम और ऐसे खंजर जिन पर जहर लगाया जाता था। इनका उद्देश्य सिर्फ हत्या करना नहीं, बल्कि दुश्मन के पूरे तंत्र में मानसिक आतंक फैलाना था। नंद साम्राज्य के पतन को ही देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय सिर्फ युद्ध का परिणाम नहीं था, यह महीनों तक चली एक गुप्त रणनीति का नतीजा था, जहां पहले दुश्मन को अंदर से कमजोर किया गया, उसके सहयोगियों को तोड़ा गया और फिर अंतिम वार किया गया। कुछ कथाओं में राजा पर्वतक का भी जिक्र मिलता है, जहां एक विषकन्या के माध्यम से उसे खत्म किया गया। इतना ही नहीं, कई बार युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता था। विरोधी सेनापतियों को रिश्वत देकर या जहर देकर रास्ते से हटा दिया जाता था, जिससे सेना बिना नेतृत्व के रह जाए। दरबारों के अंदर अफवाहें फैलाई जाती थीं, जिससे राजा अपने ही लोगों पर शक करने लगे। और जब विश्वास टूटता है तो साम्राज्य ज्यादा देर टिक नहीं पाते।